जीवन और समय ये दो सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जीवन हमें समय का सही ढंग से उपयोग सिखाता है और समय हमें जीवन का सही तात्पर्य सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 4 सितंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्नों के जवाब के साथ में। पहला प्रश्न था, निम्न में से कहां पर प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा शुरू की गई है? तो केरल राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में चर्चा करें तो केरल के कोच्चि में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा शुरू की गई है। ये जो सुविधा है नरम और कठोर प्लास्टिक अपशिष्टों को कटे हुए प्लास्टिक के रूप में संसाधित करने में सक्षम है, जिसका उपयोग विभिन्न रिसाइकलिंग विकल्पों के लिए किया जा सकता है। और इस सुविधा का उद्घाटन दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल ए.के. चावला ने किया है। दोस्तों, इस पायलट परियोजना को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR परियोजना के रूप में एर्नाकुलम जिला प्रशासन के माध्यम की सहायता से जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न था, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं राज्य के, तो उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है। अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है और इसके तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक संपर्क मिलेगा, मतलब उनके घरों तक सड़क सुविधा प्राप्त होगी उनको। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ उन 19 एथलीट्स में शामिल है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। अब चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे हमारे उनके एक रिवीजन की। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में किसने F1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 जीती है? तो दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ने F1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व डैश प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में कौन सी टीम विजेता रही? तो जो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हुआ फिडे का, उसमें रूस और भारत ने संयुक्त जीत हासिल की है, क्योंकि लास्ट वाले कुछ मैचों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होने के कारण मैच जो है दोनों ने ही जीते हैं। इस तरह से ये फैसला फिडे ने किया है। फिडे की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस, तो इसको और भी बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की घोषणा किसने की है? तो जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत ने किस देश के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कॉकाज 2020 से हटने का फैसला किया है? तो रूस द्वारा आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कॉकाज 2020 से भारत ने हटने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा प्रारंभ की जाएगी? तो गुजरात राज्य में सरदार पटेल जयंती के अवसर पर सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मुस्तफा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 30 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस मनाया जाता है। इन प्रश्नों को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज का ये रिवीजन तो यहाँ पे समाप्त हो गया। अब चर्चा करेंगे आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनकी, यानी कि 4 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं आने वाले उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इसके बारे में चर्चा करें तो हर साल ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच में। ये सप्ताह खाने पीने के चिकित्सकीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह वर्ष 1982 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी कि
WCD के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब इससे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होते हैं किसके द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत आने वाला एक बोर्ड है खाद्य और पोषण बोर्ड, उसके द्वारा आयोजित होता है ताकि मानव शरीर के लिए जो भी जरूरी पोषण है उनके महत्व और भूमिका पर शिक्षित किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। अगला प्रश्न है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया गया है और अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। दोस्तों इस अभियान के 5 विषय हैं जिन पर यह आयोजित किया गया है। पहला है स्वच्छता शपथ, दूसरा है शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड स्थितियों में स्वच्छता, घरों के कचरे का पृथक्करण और सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। दोस्तों मध्य प्रदेश जो है आपको पता है कि जो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 आया था उस सर्वेक्षण में जो है मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और जिलों के हिसाब से देखें तो इंदौर ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्वच्छता में। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है और CM है शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, जापान सरकार ने भारत को कितनी राशि का आधिकारिक विकास सहायता यानी कि ODA ऋण प्रदान किया है? तो दोस्तों 3500 करोड़ रुपए का जापानी सरकार द्वारा भारत को आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया है। इसके बारे में चर्चा करें तो जापान सरकार द्वारा भारत को JPY50 यानी कि जापानीज येन 50 जापानीज येन बिलियन लगभग जो कि 3500 करोड़ रुपए के बराबर है की राशि का आधिकारिक विकास सहायता यानी कि ODA ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने ये ऋण जो है कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया गया। मतलब कोविड-19 से निपटने के लिए जो भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं उस प्रकार की सहायता के लिए जापान ने ये ऋण भारत को दिया है। इसके अलावा जापानी जो सरकार है उसने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए 1 बिलियन जापानीज येन यानी कि लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए नोटों का भी आदान प्रदान किया गया है, करेंसी एक्सचेंज किया गया, कहने का मतलब ये है। दोस्तों जापान यहाँ पर भारत की सहायता कर रहा है। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी का पता होना चाहिए। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और मुद्रा क्या है, जापानीज येन। ठीक है, अब चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है। हाल ही में वह कौन से पुरस्कार के लिए चुने गए थे? दोस्तों ये एथलेटिक कोच हैं पुरुषोत्तम राय और इनको पुरस्कार के लिए चुना गया था लेकिन उससे 3 घंटे पहले ही इनका जो है निधन हो गया। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया था, किसको, एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय को, और अभी चुना गया था। देखते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का भी निधन हो गया। तो पूर्व कोच, भारत में किसी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार जिसका नाम क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेने के कुछ घंटे पहले ही इनका निधन हो गया। वह एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बने थे। उन्होंने ओलंपियन क्वार्टर मिलर वंदना राव, हेमपेथ लेट प्रमिला अयप्पा और अश्विनी नचप्पा, मुरली कुट्टन, के आशा, EB सायला, रोजा कुट्टी और जी प्रमिला जैसे जो शीर्ष एथलीट्स हैं भारत के, उनको उन्होंने तैयार किया, प्रशिक्षित किया। पुरुषोत्तम राय के नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के साथ में वर्ष 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी और उन्होंने 1987 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप और 1988 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 1999 के SAF गेम्स के लिए भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था। इस तरह से इनका योगदान बहुत अच्छा रहा भारत में एथलेटिक्स टीम के लिए और उनको जो है अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए उनकी मतलब घोषणा की गई थी लेकिन उससे पूर्व ही उनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 20 से 28 नवंबर तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में आयोजित किया जाएगा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह है फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो कि आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा।
गोवा में ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो गोवा की बात करते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और दोस्तों राज्यपाल की बात करें तो आपको पता है कि गोवा के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक, जिनको अब मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। और वर्तमान में जो गोवा के राज्यपाल का पदभार किसको सौंपा गया? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर से याद रखिए, नोट करके रखिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें ज़रूर से पूछी जाती है जो कि अभी हाल ही में घटित हुई है और इंटर रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किसने किया है? तो राजकुमार सिंह ने जो है पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM का शुभारंभ किया है। इसके बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री है, जो कि स्वतंत्र प्रभार उनको सौंपा गया है राजकुमार सिंह को। तो उन्होंने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी कि GTAM का शुभारंभ किया है। दोस्तों GTAM नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का पहला मार्केट विशेष उत्पाद है। और GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। मतलब जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और यह प्रतिस्पर्धा कीमतों तथा पारदर्शी और लचीले खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश राष्ट्रीय सिविल सेवा समता विकास कार्यक्रम यानी कि NPCSCB को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो इसमें जो है डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश यहाँ पे रहे मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा समता विकास कार्यक्रम है, उसको शुरू करने की उन्होंने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा समता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए वर्ष 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक यानी कि लगभग 5 वर्षों की अवधि के लिए 510.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये किस पे खर्च किए जाएंगे, क्यों किए जाएंगे? तो यहाँ पे सीधा सा लिखा है कि जो राष्ट्रीय सिविल सेवा करने वाले जो कर्मचारी है, 46 लाख ऐसे कर्मचारी हैं, उनके लिए उनको क्यों ऐसा किया जाएगा? तो उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। किसके तहत? तो इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण है आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके इसको क्रियान्वित किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा? मिशन कर्मयोगी को भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, गतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी की समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य के साथ में इसको शुरू किया गया। कहने का मतलब सीधा से ये है कि जो सिविल सेवा अधिकारी हैं, जो सिविल सेवा में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला डैश थी। तो दोस्तों डॉक्टर एस पद्मावती जो कि भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी, यानी कि हृदय रोग जो थे उनकी डॉक्टर थी, और उनका जो है हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। उनका जन्म कहाँ हुआ? बर्मा में। और अब बर्मा मतलब जो क्षेत्र जहाँ पर इनका जन्म हुआ वो कहाँ पर है? म्यांमार में 1917 में हुआ था। सन 1967 में एस पद्मावती को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और साथ ही इसी वर्ष उन्हें जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अब दोस्तों आपके लिए जो प्रश्न है उनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने F1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 जीती है? और सेकंड क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको पूरी डिटेल के साथ में देना है, और जितना आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में उतना लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर से बताना, शेयर करना, और साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो आने वाले उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।